We have been sitting on a strike for the 4th day today. अपने साथियों के बीच इस हड़ताल में एक जोश भरेंगे, एक ऊर्जा भरेंगे और उसके लिए किसी भी तरह के फूहड़ मनोरंजन की हमें जरूरत नहीं है। और हम इससे पहले भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों के समक्ष ही अपना मेमोरेंडम, अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन 4-5 महीने इंतजार करने के बाद भी जब हमारे पास किसी भी सरकार या विभाग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तब हमने मजबूरन अपनी जो इंडेफिनिट स्ट्राइक है, अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है, वो हमने शुरू की है। कि अरे हम वो आजादी के दीवाने हैं जो अपनी आजादी लेके रहेंगे। याद कर सरदार भगत सिंह को, उनकी तरह हम लड़के रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। सरकारें जो हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है उसको 25,000 और आंगनबाड़ी हेल्पर्स का मानदेय 20,000 करे। हमारी पूरी 24 घंटे की ड्यूटी हो चुकी है। 9 से 2 ड्यूटी तो हमारी सुपरवाइजर वगैरह जो भी हमारे करवाते काम हम वो करते हैं, और उसके 2 बजे के बाद हम घर आने के बाद हम पोषण ट्रैकर का काम, फोन में खाना चढ़ाओ, ये करो वो, और जिसमें फोन इतना घटिया दिया हुआ है वो हमारा फोन भी नहीं चलता है बिल्कुल। आखिर मैं केजरीवाल जी को ये समझाना चाहती हूँ, लालच छोड़ दे बेटा, लालच छोड़ दे बेटा, नहीं तो मर जाएगा, मिलेगा नहीं पानी। MPR करना होता है, ऑनलाइन काम करना होता है, मोबाइल में काम करना होता है। जो मोबाइल दिया था वो इतना बेकार जो काम ही नहीं करता है। न्यूनतम वेतन तो हमारा लागू किया जाए ना। वर्कलोड बहुत ज्यादा है हमारा। अभी तक इतना काम करने के बावजूद हमारी वैल्यू कुछ भी नहीं है इनकी नजरों में। कोई ऐसा काम नहीं है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हम नहीं करते। बताइए, सारे काम सरकारी हम करते हैं। MPR हम करें, जनगणना हम करें, पीको का हम करें, लेकिन फिर भी हमारी वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं। हम किस दर्जे में आते हैं? किसी में नहीं। एक कर्मचारी का भी दर्जा हमें नहीं दिया जाता। क्यों? हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमें उसका मतलब वेतन मिलना चाहिए। आप मानदेय दे रहे हो, वैसे कहते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। जहाँ यहाँ बहनें आपकी परेशान हो रही हैं, कैसे देश का विकास होएगा? 2015 में इन्होंने एक पास किया था कि वर्करों को सुपरवाइजर बना दिया जाए, हेल्परों को वर्कर बना दिया जाए। वो भी इन लोगों ने फाइल दबा दी, उसके बाद भी हमारा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं आंगनबाड़ी सेंटर में होता ही क्या? नहीं, आंगनबाड़ी की औरतें क्या कर रही हैं? सेंसस, जनगणना, आधार, वैक्सीनेशन, PMMVY। आंगनबाड़ी कर्मियों को ना मास्क मिला है, ना सैनिटाइजर मिला है, ना PPE किट, ना फेस कवर मिला है। वो तो छोड़िए, बीच में एक ऑर्डर निकाल के महिला कर्मियों को ये आदेश दिया गया था कि वो अपने पैसे से, जो उनको 10,000 और 5,000 का मानदेय मिलता है, उससे पैसा खर्च करके अपने एरिया में सैनिटाइजर और मास्क बांटे। यहाँ तक कि इलेक्शंस के टाइम में BLO का काम हो या जो पॉलिटिकल पार्टीज अपना प्रचार करवाती हैं, इन्हीं की ड्यूटी लगवा देते। अब मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि मोदी जी, हम वो अबला नारी नहीं है जो रोएंगे और गिड़गिड़ाएंगे। नहीं, हम वो अबला नारी नहीं है जो रोएंगे और गिड़गिड़ाएंगे। अरे हम वो लक्ष्मीबाई हैं जो तुम्हें सबक सिखाएंगे अंग्रेजों की तरह। एक तरफ तो हमसे पोषण ट्रैकर ऐप में भी फिलिंग करवा रहे हो, दूसरा आप चाह रहे हो कि हम रजिस्टर भी मेंटेन करें। आप हमारा वर्कलोड क्यों डबल कर रहे हो? या तो आप पोषण ट्रैकर ऐप का काम करवाओ। डिजिटल इंडिया जो नरेंद्र मोदी जी बड़ा सपना पूरे भारत को दिखा रहे हैं, अगर डिजिटलाइज्ड ही है सब कुछ, तो आप रजिस्टर्स क्यों मेंटेन करवाते हो? तो आप फोन पे भी एंट्री करो, 20-25 रजिस्टर्स भी मेंटेन करो। आज दिल्ली में तमाम प्रोजेक्ट्स में एरिया में कोऑर्डिनेटर्स बनाए जाते हैं जिनका एक ही काम होता है, आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को कॉल करके हरास करना। वो उनको कॉल करके अपनी बेनिफिशियरीज के नंबर उनसे एक्सट्रैक्ट करवाते हैं और उनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? चुनाव के टाइम में उन्हें फोन करने के लिए, अपना डेटाबेस बनाने के लिए। ये कहीं पर है, मतलब अपने इलाके में हर आधे घंटे पे कहते हैं लोकेशन भेजो। 11-11 बजे तक रात के रिपोर्ट्स मंगवाई जाती हैं। बेसिकली अंधेर कर दी है। वॉलंटरी वर्कर है तो कोई डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा वाला काम है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन, सबसे ज़्यादा कंट्रोल का मैकेनिज्म इन्हीं के ऊपर लागू होता है, क्योंकि उनको पता है कि
ये जरूरतमंद है। डिपार्टमेंट का प्रेशर रहता है, डिपार्टमेंट हमेशा चेक पे लगा रहता है, आप किस टाइम आंगनवाड़ी सेंटर्स खोल रहे हैं, आप लोकेशन भेजिए। अभी इलेक्शन ऑफिस से फोन आ रहा है कि बीएलओ का काम है करो, ये बोलते हैं हड़ताल है। अच्छा हड़ताल है, हड़ताल का क्या मतलब है, तब भी ये काम करो? नहीं, हड़ताल है तो हम कोई काम नहीं करेंगे, वो वैसे भी हमारा काम नहीं है। मतलब कहने के लिए वो कहते हैं 100 रुपए दे देंगे, आप इतना काम करो। 5-5, 6-6 साल का बकाया नहीं आया है। इनका जो मानदेय है वो पिछले 3 महीने से नहीं आया है। आज आइए सैलरी, आज अकाउंटों में आया है। केजरीवाल सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार को ये लग रहा है 1 महीने का मानदेय देकर ये अपने घरों में चुपचाप बैठ जाएंगे। सुनो, मोदी और केजरीवाल दोनों सावधान हो जाओ, नारियों से मत टकराओ, क्योंकि अब नारी, आज की नारी अबला नहीं है, वो उनके कंधों में दम हो गया है और वो शिक्षित हो गई है। सरकार तो चाहती नहीं है कि महिला कर्मी जो अपनी आवाज उठाने के लिए आए। पानी और टॉयलेट का इंतजाम कराना तो दूर की बात है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने हमारा पूरा ये मानना है, हमें अंदेशा है कि डीटीसी के कर्मचारियों को ये इंस्ट्रक्शन दे रखा है, जहां कहीं भी उनको महिला कर्मी दिख रही है खड़ी, बसों में इन्हें चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आज भी कई महिला कर्मी खड़ी रह गई, खाली बसें गुजर गई, लेकिन उनको चढ़ने नहीं दिया गया। आईसीडीएस स्कीम जो 1975 से कांग्रेस के टाइम में, इंदिरा गांधी के टाइम में लागू हुई थी, आप कह सकते हो वो एक बहुत बड़ी धांधली, एक स्कैम है। क्यों? क्योंकि आपको इन सारी औरतों का सस्ता श्रम आसानी से मिल जाता है। आप इनको बोलते हो अरे घर पर बैठी हो, छोटा मोटा काम घर पे करती हो, उससे अच्छा आओ बगल में तुम्हारे इलाके में आंगनवाड़ी खुली है, तुमको थोड़ा बहुत पैसा भी दे देंगे, लेकिन तुम स्वयं सेविका हो। अरे तेरे भी दांत खट्टे करके वो दम लेंगी, इसलिए मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि डरो मत, लड़ो। हम सबसे छोटी इकाई हैं, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उसको चलाने वाले हम हैं। हमारे बिना सरकार बिल्कुल निठल्ली है, क्योंकि जितनी भी वो योजनाएं कर रही है उन सबका प्रचार हम कर रहे हैं। खास तौर पे केजरीवाल सरकार दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों से बहुत डरती है। 2017 में भी हमने 2 महीने की अपनी हड़ताल के बाद केजरीवाल सरकार को झुकने पे मजबूर कर दिया था। जो धार्मिक यात्राएं करा रहा है ना, तीर्थ यात्रा, वो सारा काम हम लोगों को किया हुआ है। आज तक 1 पैसे का नाम नहीं उसका। इस फोन का साल हो गया है, बिल नहीं मिला है हमें। जो पैसा मिलता है, जो 200 केजरीवाल कहता है कि हम बिल के पैसे भी फोन के दे रहे हैं, वो हमें अभी तक नहीं मिला है। हमें निकाल के इन्होंने प्राइवेट लिकर शॉप्स गली गली कूचों में खोल दिया है। यानी कि ठीक ठाक आमदनी केजरीवाल सरकार एक्साइज के जरिए कर रहा है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? क्योंकि केजरीवाल सरकार हमेशा रोना रोती है मेरे पास फंड्स की कमी है, लेकिन यही सरकार 2021 में अपने मंत्रियों का, अपने नेताओं का वेतन भत्ता 66% बढ़ा देती है। फिलहाल केजरीवाल जी पंजाब में दौरे लगा रहे हैं, गोवा में दौरे लगा रहे हैं। पंजाब की स्कीम वर्करों के सामने वो हवाई दावे कर रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली में आंगनवाड़ी कर्मियों का मानदेय दुगना कर दिया। वो इसका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे पास अभी इतनी ताकत है कि हम सड़कों पर उतर के सरकार को झुका सकते हैं। हमें ये भी पता है कि ये सरकारें अभी निगम के चुनावों में हमारे बीच आएंगी। यही आंगनवाड़ी की औरतें उस वक्त इनको याद दिलवाएंगी कि तुमने हमें सर्दी के पीक पर दिल्ली की सड़कों पर बिठाया था। अपनी लड़ाई लड़ो, जीतो, अपने हक के लिए लड़ो। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। पहले भी वो हारा था, आज भी वो हारे। और आप दिल्ली में 22,000 आंगनवाड़ी कर्मियों को कह रहे हैं कि आप 500 रुपए का इंसेंटिव लेके खुश हो जाओ, तो वाह भाई, बहुत दोगलापन है। चुनाव खर्च पे हर महीने 29 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। पंजाब में, गोवा में, उत्तराखंड में मेरे अन्य संगठन, जो बिरादर संगठन है, वो हमें रिपोर्ट दे रहे हैं कि इसने यहाँ की मीडिया को टोटली खरीद लिया है। पॉलिटिकल ट्रिक है इनका। केजरीवाल जी अभी हर जगह थोड़ा बरसाती मेंढक होते हैं जो कभी कभी बाहर निकलते हैं। वैसे ही इलेक्शन के टाइम में सिर्फ केजरीवाल ही नहीं,
भाजपा भी आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जो पुरानी घोषणाएं थी मानदेय बढ़ोतरी की, उसी को बार बार दोहरा रही है। उनके पास टीम वर्करों को देने के लिए कुछ नया नहीं है। तो ये तमाम चुनाव-बाज पार्टियां, कांग्रेस भी उसमें शामिल है, वो हमारे पास ही आएंगी, क्योंकि हम वो लोग हैं जो देश भर में नसों की तरफ फैली हुई हैं। आज देखिए 4-5 साल हो गई, हमें तक पेमेंट नहीं आई। एसडीएम ऑफिस जा जाके हम लोग थक गए हैं रिपोर्ट दे दे के, लेकिन अभी तक वो पेमेंट हमारी नहीं पहुंची है। यहाँ जो आंगनबाड़ी कर्मी बैठी हैं वो इतनी बेवकूफ नहीं है। केजरीवाल के एक जो उनकी तरकीबें हैं, जो उनकी चालें, हम उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। हम पूछते हैं कि हमारी मैम सैलरी नहीं आ रही, तो कहते हैं सैलरी के बारे में हमसे कोई बात मत करो। हम कहाँ करें, आंगनबाड़ी का किनसे करें हम बात? हम सैलरी हम अपने ऊपर सीनियर से ही तो करेंगे बात। ठेके बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारा मानदेय नहीं बढ़ा सकते। वो अभी केजरीवाल जी ने जो 66% की बढ़ोतरी करवाई है, वो उससे बहुत नाखुश है। 2017 में केजरीवाल ने जब हमारा मानदेय दुगना किया था, उन्होंने एक और बिल पास किया था जिसमें अपने विधायकों, मंत्रियों की तनख्वाह वो 400 गुना बढ़ाना चाह रहे थे, 400% बढ़ाना चाह रहे थे। तो अपने लिए तो वो लाखों लाख रुपए उड़ा सकते हैं। अभी उनके चुनाव प्रचार में पिछले 17 महीने के आंकड़े बताते हैं, दिल्ली की जनता के 490 करोड़ रुपए उड़ाए उन्होंने। सैलरी तो तब मिलेगी जब हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। पहली मांग तो हमारी यही कि मैं सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उसके बाद हमारी न्यूनतम मजदूरी है। ये तो हमें किसी चीज में इधर से स्वयं सेविका मानते हैं कि तुम अपनी मर्जी से कार्य कर रहे हो, और तनख्वाह मिले या ना मिले वो उनकी मर्जी है। संडे के दिन 31 तारीख से हमारी स्ट्राइक शुरू हुई है। 30 जनवरी को तमाम प्रोजेक्ट्स की सुपरवाइजर्स और सीडीपीओज ने रात के 12 बजे तक वर्कर्स और हेल्पर्स को फोन किया है। अब क्योंकि हम स्ट्राइक पर बैठे हैं, तो इनको ऊपर से डंडे पड़ रहे हैं कि आपके यहाँ के वर्कर्स और हेल्पर्स स्ट्राइक पे कैसे जा रही हैं। तो इन्हें अब रोज विजिट लगानी पड़ रही है, रोज मीटिंग्स लेनी पड़ रही है, इन्हें रोज ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है। ये काम ये वैसे क्यों नहीं करते हैं? एक सेंटर दिल्ली का बंद है। तमाम तरह के तिगड़म विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और केजरीवाल सरकार लगातार अपना रहे हैं कि स्ट्राइक को वो असफल बना सकें। लेकिन आज बारिश के मौसम में भी हजारों की संख्या में हमारी बहनें यहाँ पर इनके नापाक इरादों को बिल्कुल फेल कर रही हैं, और सारी बहनें एकदम एकजुटता के साथ, यूनियन के साथ अपने हकों के लिए खड़ी हैं। टेंशन की ज़रूरत उनको है, हम एकदम बेफिक्र हैं। हमें पता है जीत हमारी होगी, हमें पता है कि हम लड़ेंगे। लड़ने के अलावा मजदूरों के पास कोई रास्ता नहीं है। संघर्ष करना मजदूरों के लिए सांस लेने के समान है। अभी कुछ साल पहले दिल्ली के मंडावली इलाके में एक घटना हुई थी जिसमें 2 बच्चियां भूख और कुपोषण से मर गई थी। उनका इमीडिएट कारण आप कुपोषण जाहिरा तौर पे नहीं मानते, मेडिकल रीजंस कुछ और होते, लेकिन असल कारण उनका कुपोषण था। वहां पर भी आंगनबाड़ी वर्कर जो थी उनको टारगेट किया गया कि आपने क्यों इनका नाम नहीं लिखा हुआ था अपने इसमें, जबकि सुपरवाइजर सीडीपीओज निरीक्षण करके जो नए लोग आते हैं, जो नए बेनिफिशियरीज अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, उनके नाम लिखने से रोकती हैं वर्करों को, हेल्परों को। लेकिन जो परमानेंट सुपरवाइजर्स हैं, खास तौर पे वो वर्करों पे अपना जो वर्कलोड है उनके जिम्मेदारी पे वो सौंप देती हैं। कई वर्करें मजबूरी में ये काम करती भी हैं, जबकि वो उनका वर्क डिस्क्रिप्शन नहीं होता है। जो सीडीपीओस पुरानी है और जो बहुत टेक सेवी नहीं है, वो अपना काम अपने प्रोजेक्ट की ऐसी किसी वर्कर से करवाती है जो जानती हैं, जो टेक्निकल चीज़ें उसमें जानने में, उनको इनपुट्स देने में सक्षम है, उनसे काम करवाती हैं। एक तो सुपरवाइजर सीडीपीओस का ये धरने से कोई लेना देना है नहीं। आप क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रही हैं? ये हमारे और केजरीवाल सरकार और दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के बीच का मसला है। हमारे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं कि मैम प्लीज हमारे पास अपनी टीम भेजिए, हमारी सुपरवाइजर्स हमें पिनलाइज कर रही हैं, हमारे साथ जबरदस्ती कर रही हैं। कागज पत्री से कोर्ट कचहरी में दरखास्त लगाने से आज तक मजदूरों का कभी भला नहीं हुआ है। मजदूरों का भला मजदूर आंदोलन करके हुआ है, हड़तालें करके हुआ है, और ये मजदूरों का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार है। हम इस हथियार को किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। हमारी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं है, हम सिर्फ मानदेय बढ़ोतरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। तमाम प्रोजेक्ट्स में जिस तरीके का खाना अभी कोविड से पहले बढ़ता था, जब गीला खाना बढ़ता था, उसमें कितनी धांधली होती थी। हमने उसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। छिपकलियां तक निकली हैं खाने में, उसमें भी सारा ब्लेम वर्कर्स हेल्पर्स पे, स्केपगोट उन्हें बना करके डाल दिया जाता था। सरकार आमतौर पे जब हेल्पर्स की भर्ती करती है तो वो ये इंश्योर करती है कि ये ना डिपेंडेंट है,
अगर आप विधवा हो, सिंगल मदर हो, तो कहेंगे आ जाओ। क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कि उनको उनकी चिंता है, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि ये इतने वल्नरेबल है, इतने आरक्षित है कि ये आवाज ही नहीं उठाएंगे। हम चाहते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था उनको सुधारा जाए। जो हमें THR बांटने होते हैं, जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना होता है, उनकी क्वांटिटी बढ़ाई जाए, उनकी क्वालिटी बढ़ाई जाए। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ICDS स्कीम में DBT लागू हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लागू हो। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अगर लागू होता है तो बेनिफिशियरीज के लिए प्रॉब्लम ये होगी कि महंगाई तो लगातार बढ़ रही है, महंगाई के हिसाब से सरकार DBT की राशि नहीं बढ़ाएगी। पता है कि इस देश की जुडिशरी क्या उसका कैरेक्टर क्या है। एक बार हमने जुडिशरी को अप्रोच किया, हमें पता है वो हमें कहेंगे ये तो मामला सब जुडिस है, हड़ताल खत्म करो। हड़ताल हमारी किसी कीमत पे खत्म नहीं होगी। जो JD है, जॉइंट डायरेक्टर है, उनकी तरफ से ऑर्डर आया कि आप अपने तहत कीजिए। तो भाई हम तो वॉलंटियर वर्कर्स हैं, हम कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है नहीं। आप हमसे काम कराते हैं, सुबह 9 बजे से आप चाहते हैं कि हम 12 बजे तक आंगनबाड़ी से आने के बाद पोषण ट्रैकर आपका काम करें, हम जानवरों के सर्विस करें, हम अन्नप्राशन, क्रेच, तमाम चीजें जो है सहेली समन्वय केंद्र में काम करें। और ऐप स्लो है, काम नहीं करते हैं। लेकिन इनकी डिजिटल इंडिया कितनी बड़ी फेलियर है वो इससे पता चलता है कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, देश भर में आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए पोषण ट्रैकर ऐप जो बनाया गया है वो कभी काम नहीं करता है। और इसके लिए भी महिला कर्मियों को ही प्रताड़ित किया जाता है। फोन जो इनको मिले हैं, अगर इनके फोन टूट जाएं, गुम हो जाएं या कोई खराबी आए, तो इनको अपनी जेबों से फोन भी ठीक करवाने पड़ेंगे। महिला कर्मी 2 बजे तक आंगनबाड़ीज में ड्यूटी लगाती हैं, जो SSKs में काम करिए वो 4 बजे तक रुकती हैं। वापस आके इन्हें फिर रजिस्टर MPR फाइल करने के लिए तैयार करना होता है। फिर 12 बजे के बाद पोषण ट्रैकर ऐप जो है चलता है, कई प्रोजेक्ट्स में तो तब भी नहीं चलता है। उसके बाद भी सुपरवाइजर्स का डंडा आता है कि आपने पोषण ट्रैकर ऐप का काम क्यों नहीं किया। ऑन ड्यूटी किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाए, ऑन ड्यूटी कोई सर्वे कर रही हो, किसी को कुत्ता काट ले, कोई जानवर कुछ कर ले, कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन केजरीवाल गवर्नमेंट क्या कर रही है? केजरीवाल जी जो है वो NGO पॉलिटिक्स से काफी उन्होंने अपना नाम कमाया है यहाँ मुख्यमंत्री बनने से पहले। तो वो ICDS की स्कीम में भी NGO को घुसपैठ करने का मौका दे रहे हैं। अभी बजट का सेशन चल रहा है, बैठे हुए ना वहाँ पे, उनको दिख नहीं रहा है। दिख तो रहा होगा, केजरीवाल जी को भी दिख रहा होगा गोवा में बैठ के, नरेंद्र मोदी जी तो बगल में ही बैठे हैं। अगर वो अभी विदेश यात्रा पे ना गए हो तो, है ना, तो उनको दिख तो रहा ही होगा। तो दिख रहा है तो आ जाओ, बोलो वहाँ पे। हमने 7 सितंबर को 1 दिवसीय प्रदर्शन किया था, चेतावनी प्रदर्शन। उस वक्त हमसे राजेंद्र पाल गौतम जी मिले थे, जो कि दिल्ली सरकार के महिला बाल विकास विभाग के मंत्री हैं। हम इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे थे कि उनको मिलने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमारी डेलीगेशन टीम से राजेंद्र पाल गौतम जी ने बात करते हुए कहा कि अरे बहनों, यहाँ आने की क्या जरूरत थी, आपने हमें बुला लिया होता, हम आ गए होते। आप देख लीजिए, हम केजरीवाल के रेसिडेंस से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर बैठे हैं, यहाँ तो आप आ नहीं रहे हैं। पहले भी वो हारा था, आज भी वो हारेंगे। यानी कि हम जो 25,000 20,000 की मांग कर रहे हैं, केजरीवाल भी बढ़ा सकता है, नरेंद्र मोदी भी बढ़ा सकता है। डेफिनेटली नरेंद्र मोदी बढ़ाएगा तो वो पूरे देश के लिए बढ़ेगा, क्योंकि वो किसी एक राज्य पे लागू नहीं होगा। कोई कह सकता है आप यहाँ क्यों बैठे हो, क्योंकि ऑब्वियसली इमीडिएटली दिल्ली में रूल जिसका है या स्टेट्स में जिनका रूल होता है, हम उनको अप्रोच करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को कटघरे से बाहर खड़ा कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही एकमात्र पावर है कि वो हमें कर्मचारी का दर्जा दे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर सकती हैं? स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी अपनी विधानसभाओं में इस बात की अनुशंसा कर सकती हैं कि आपकी ये डिमांड लेजिटिमेट है, जायज़ है, हम आपकी डिमांड के साथ खड़े हैं, आप लड़ो, हम आपका समर्थन करते हैं। एक समय में यहाँ शीला दीक्षित की सरकार थी, उन्होंने उस वक्त क्या किया? आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए कुछ नहीं किया। केजरीवाल सरकार से हमने जबरदस्ती करवाया, अब वो इसका क्रेडिट ले रहे हैं। मेरे बारे में आमतौर पे आम आदमी पार्टी भाजपा वाले ये कहते हैं कि ये इशू तब उठाती है जब चुनाव आने वाले होते हैं। मैं ये सवाल तो नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल से भी पूछती हूँ, आपको जनता की याद चुनावों के वक्त क्यों आती है? आप 5 साल में जनता को कोविड महामारी में मरने के लिए छोड़ देते हो,
आप अयोध्या और राम टेम्पल बनवाने में, हिंदू मुसलमानों का मसला उठाने में एक आदमी को दूसरे आदमी का, एक बहन को दूसरी बहन का दुश्मन बनाते हो, तब तो आपको कुछ नहीं, जनता की कोई याद नहीं आती है। आप सारे लेबर लॉज को खत्म कर देते हो, तब तो आपको जनता की याद नहीं आती है। चुनावों के वक्त में आप हमारे बीच में आते हो और हमसे वोटों की भीख मांगते हो। आप चुनावी मेंढक हो। वो सरकारी नौकरी पर है, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हालांकि वो भी ये नहीं समझ रही है, जब सरकार तमाम सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज कर रही है, जब सरकार रेलवे को प्राइवेटाइज कर रही है, तो अगली बार उनकी भी आ सकती है। तो वो किसी गलत फहमी में ना रहे। जिस तरीके से सरकार के कदम आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार दोनों के, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो ये कहती है कि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स है वो अब सरकारी स्कूलों में शिफ्ट किए जाएंगे, यानी कि साफ तौर पे जो आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या है वो कम होगी। दिल्ली में तकरीबन 1000 सरकारी स्कूल हैं और 11000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। 11000 केंद्र 1000 स्कूलों में कैसे चलेंगे? यानी कि आप 10,000 केंद्रों को बंद करने की बात कर रहे हैं। 10,000 केंद्र बंद होंगे तो उन पे काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनकी भी छटनी की जाएगी। हमारी बहनें 5 बजे तक काम करने को तैयार है। 9 से 5 वर्किंग आवर्स करो, 8 घंटे का काम का दिन करो, कर्मचारी का दर्जा दो, ESI PF दो, वेतनमान लागू करो। C ग्रेड और D ग्रेड जो एम्प्लॉइज सरकारी होते हैं वो इन पे लागू करो। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम करेंगे काम। जो तुम्हें सबक सिखाएंगे अंग्रेजों की तरह, अरे हम वो चाँद बीवी की तरह तेरे दांत खट्टे कर जाएंगे और अपने हक की लड़ाई लड़के और जीत के दिखाएंगे। अरे सुनो, मोदी और केजरीवाल दोनों सावधान हो जाओ, नारियों से मत टकराओ, क्योंकि अब नारी, आज की नारी अबला नहीं है, वो उनके कंधों में दम हो गया है और वो